जी अब आ गए हैं। चलें ठीक है। तो ओके। सो कल हमने जो है वो बात खत्म की थी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट पर। और आज जो है वो हम उससे आगे चलेंगे लेक्चर 2 के अंदर। और होपफुली आपने कल वाली जो डिस्कशन है उसको ज़रा दोबारा गौर उस पर किया होगा, क्योंकि वो आज भी काम आएगी। um, Let me change the settings here also. Sorry. ठीक। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर डायलैक्टिक्स। डायलैक्ट्रिक्स। और लीनियर डायलैक्ट्रिक्स से मुराद ये है कि जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है वो प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो दैट इज द डेफिनेशन, सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ लीनियर डायलैक्ट्रिक्स। ठीक है जी। यानी मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द electric field. This is the simplest definition of linear dielectric. सॉरी, डी की बात कर रहा हूँ, तो इट शुड बी पी वेक्टर। सो व्हेन द पोलराइजेशन इन अ मटेरियल, ठीक है, आपने कल देखा था कि पोलराइजेशन से क्या मुराद है कि हमारे पास एक मटेरियल है और उस मटेरियल के अंदर जब उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो उसके अंदर टाइनी डायपोल्स, छोटे छोटे डायपोल्स बन जाते हैं। और डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को आप पोलराइजेशन कहते हैं। अच्छा। तो लीनियर डायलैक्ट्रिक्स मोस्ट मटेरियल्स में काम आ जाती है, लेकिन ऑल मटेरियल्स में काम नहीं आती। यानी ज्यादातर मटेरियल्स में ये होता है कि जो पोलराइजेशन है, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं उसके अंदर उसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और प्लस चूंकि पोलराइजेशन के नतीजे में खुद मटेरियल के अपने अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ज्यादा बेहतर होगा कि हम इसको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कहें। यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड से ये मुराद होगा कि अगर मेरे पास कोई पोलराइज्ड मटेरियल है और उस मटेरियल के अंदर कोई पोलराइजेशन वेक्टर बन चुका है विच इज कैपिटल पी वेक्टर, और साथ ही मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंदर भी उसको रखा हुआ था, तो वो ई एक तो एक्सटर्नल आएगा और दूसरा ई जो है वो इंटरनल आएगा। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर जो है ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो ज्यादातर मटेरियल्स की ये प्रॉपर्टी है कि उनके अंदर जितना ज्यादा यानी जितना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा उतनी पोलराइजेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अब इस पोलराइजेशन के दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो प्रोपोर्शनैलिटी है, अगर आप उसको खत्म करें तो यू गेट अ रिलेशन विच इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ सिंपली मैंने ये किया कि प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करके यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, एक एक कांस्टेंट आ गया है। और यहाँ पे दो तरह के कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से जो एक कांस्टेंट है इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सॉरी, आई डोंट नो व्हाई माय नेट इज वेरी स्लो टुडे, बट एनीवेज इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। और जो दूसरा है कांस्टेंट, इसका तो आपको पता ही है कि ये परमिटिविटी होता है।
ठीक है जी। और इन कॉन्स्टेंट्स को मिला के फिर ये रिलेशन जो है हमें लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स देता है। वन मोर सेकंड, आई डोंट नो व्हाई आई एम हैविंग इंटरनेट इश्यूज टुडे। ओके, इसका क्या किया जाए। सॉरी, आज मेरा थोड़ा इंटरनेट का इशू आ रहा है तो मेरे ओके। हाँ देखो, अगर आप अपना कैमरा ऑफ करते हैं तो शायद ना ये जो स्क्रीन जो शेयर हो रही है ना इसकी वजह से हो सकता है कभी कभी। तो अगर आप कैमरा अपना ऑफ कर तो स्क्रीन शेयर होती है तो शायद ये काम नहीं। आई डोंट नो, मेरा जो स्क्रीन है उस पर कुछ भी विजिबल नहीं है। क्या करूँ इसका। हम्म। ओके। आपको आवाज आ रही है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? मैं फिर करता रहता हूँ क्योंकि मुझे इधर से नजर नहीं आ रहा कि आ, मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं। ओके, शुक्रिया आसिफ, चलें कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये जो ससेप्टिबिलिटी है, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और ये इसके साथ इलेक्ट्रिक लगाना जरूरी है। अम, ये जो ई यहाँ पे लिखा है ना, ये इलेक्ट्रिक के लिए होता है। तो आज मुझे लगता है कि लेक्चर जो है ना वो ऐसे ही होगा, मुझे बार बार डिस्टरबेंस हो रही है इसकी। आह, काम। हम्म। ओके। और ये एप्सिलॉन नॉट का फैक्टर असल में लगाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, ये सिर्फ इसलिए आया है कि ये बेसिकली डायमेंशन लेस बना दे इस नए फैक्टर को, विच इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो को डायमेंशनल एनालिसिस की वजह से यहाँ पे आता है, लेकिन इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी आगे आपको नजर आएगी। ठीक है। अगेन मैं एम्फेसाइज करूंगा कि यहाँ जो ई से मुराद जो है, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि जिसने जो कि एक्सटर्नल है टू दी पोलराइज मटेरियल एंड प्लस इंटरनल, दोनों के अंदर आ जाता है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम लेके चलें और हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को लिखना चाहें, तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट आपको याद है कि कल हमने डिफाइन किया था एज एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। यहाँ पे फिर ई से मुराद जो है वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड देन ये जो अभी आपने डिफाइन किया है लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए, ई प्रोपोर्शनल टू ई, तो ये रिलेशन में यहाँ पे अगर प्लग इन कर दूं तो आई विल गेट एप्सिलॉन नॉट ई प्लस एप्सिलॉन नॉट काई ई एंड देन वेक्टर ई। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो आपको ये मिलेगा एप्सिलॉन नॉट वन प्लस काई ई एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये जो क्वांटिटी यहाँ पे अपीयर हुई है, इस क्वांटिटी को एक नया नाम दे लेते हैं और इसको लिखते हैं एप्सिलन। ठीक है, यानी बजाय इसके कि हम साथ जीरो लगाएं, हम सिंपल एप्सिलन लगाएंगे। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे डिफाइन ये किया है कि एप्सिलन इक्वल्स एप्सिलन नॉट वन प्लस का ई। सो अगर हम ये रिप्लेसमेंट कर दें तो इसी रिलेशन को ये बस समझ लें कि लिखने का एक और तरीका है
वरना एक ही बात है, वो सारे इंफॉर्मेशन जो ससेप्टेबिलिटी की थी, काय की इंफॉर्मेशन, वो अब एक्सप्लिसिटली नहीं हमने लिखी हुई, बल्कि वो इस एप्सिलॉन के अंदर छुपी हुई है। तो जो प्रॉपर्टीज आपके इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी की थी, वही प्रॉपर्टीज जो हैं वो एप्सिलॉन के अंदर भी होंगी। ठीक है जी। इस एप्सिलॉन को समटाइम्स कहा जाता है, ये जो आपने लिखा है यहाँ पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, सॉरी। जबकि अगर आपके पास काय ई की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए, तो फिर एप्सिलॉन की वैल्यू क्या बन जाती है? एप्सिलॉन नॉट, जिसको हमने क्या बोला था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। तो ये बस कुछ डेफिनेशंस हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आपको पता है, उसकी वैल्यू 8.85 और 10⁻⁻12, और अगर यूनिट्स देखे जाएं तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये लीनियर डायलैक्ट्रिक्स का डायलैक्ट्रिक का नतीजा है, जहां से आप इसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, समटाइम्स एक और टर्म इससे मिलती जुलती जो है वो डिफाइन की जाती है, परमिटिविटी से मिलती जुलती, और उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी के लिए आप ये करेंगे, ये जो एप्सिलॉन का रिलेशन है, विच इज एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट का ई। तो इसमें से, सॉरी, चलें ऐसे भी लिख लें, एक ही बात है। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दूं तो दिस बिकम्स 1 प्लस का ई, और इस चीज को समटाइम्स डिफाइन किया जाता है एप्सिलॉन आर। ठीक है। अगर सादा लफ्जों में बात की जाए तो ये एप्सिलॉन आर विल बी जस्ट इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन ई। और दूसरे लफ्जों में हम एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एंड दिस इज अ वेरी फेमस रिलेशन जो आपको पता है। और ये रिलेशन मुझे बता रहा है अगेन, जैसा कि मैंने अभी देखा था कि वैक्यूम के अंदर या फ्री स्पेस में, चूंकि आपकी परमिटिविटी जो है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट बनता है, तो उसका मतलब है कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए इन वैक्यूम। ठीक है। सो इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो रिलेशन है, जैसे भी आप लिख लें, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। तो डिफरेंट मटेरियल्स की रिलेटिव परमिटिविटी डिफरेंट होती है, और इसी का एक और नाम आई थिंक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, पुरानी किताबों के अंदर इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ये बताती है कि किसी मटेरियल के अंदर जो पोलराइजेशन हुई है उसकी ताकत क्या, ये उसकी स्ट्रेंथ को बताता है, यानी कोई डाइलेक्ट्रिक कितना डाइलेक्ट्रिक है। जैसे मैंने मिसाल दी कि वैक्यूम के अंदर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 है, लेकिन अगर आप वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखें तो बहुत ज्यादा होता है, आई थिंक अराउंड 80 है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू 80 के करीब होती है। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब ये होगा कि पानी को पोलराइज करना इतना आसान नहीं होगा। अम, लेकिन अगर आपके पास हाइड्रोजन हो, मुझे अगेन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, लेकिन अम, उसकी वैल्यू भी रफली 1 पॉइंट समथिंग के करीब है। तो हाइड्रोजन को पोलराइज करना जो है वो आसान होगा एज कम्पेयर टू वाटर। तो ये एक समझ लें कि क्वांटिटी हमने या एक पैमाना रखा है जो ये बताता है कि किसी भी मटेरियल को पोलराइज करना कितना आसान है। लेकिन अगेन याद रखें कि ये जो डेफिनेशन है ये हमने लीनियरिटी को एज्यूम करके ली है। जनरली नॉन लीनियर मटेरियल्स भी होते हैं, बल्कि आजकल तो जितनी भी रिसर्च ज्यादातर हो रही है रिसर्च के फील्ड्स के अंदर, नॉन लीनियर मटेरियल के ऊपर ही काम हो रहा है। नॉन लीनियर मटेरियल या नॉन लीनियर डायलैक्ट्रिक्स, डायलैक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, डायलैक्ट्रिक बोल लें,
वो ऐसे होते हैं कि जिनमें आपकी जो पोलराइजेशन है वो उसके अंदर सिर्फ वन पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, बल्कि उसके अंदर सम कांस्टेंट टाइम अल्फा स्क्वायर भी आ सकता है, ई स्क्वायर भी आ सकता है, प्लस सम अदर कांस्टेंट टाइम क्यूब भी आ सकता है, प्लस सो ऑन। तो एक तरह से ऐसा लगता है कि ये एक टेलर एक्सपेंशन हो रही है पोलराइजेशन की इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोर रियलिस्टिक मटेरियल्स जो होते हैं वो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन सिर्फ लीनियर पार्ट की नहीं होती बल्कि नॉन लीनियर टर्म्स की भी आ जाती है। लेकिन जारी बात है कि वो अंडर ग्रेजुएट की सतह के ऊपर हम उसको इग्नोर नहीं करते, और उसकी इग्नोर करते हैं, और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि मोस्टली मटेरियल जो हैं उनका बिहेवियर बड़ी प्यारे तरीके से ये जो लीनियर रिलेशन है, लीनियरिटी है, इससे डिफाइन हो जाता है। तो इसलिए हम बॉदर नहीं करते कि हम नॉन लीनियर टर्म्स की तरफ जाएं। लेकिन जो ही आप एडवांस लेवल पे जाते हैं, रिसर्च में जाते हैं, तो वहां पे फिर नॉन लीनियरिटी भी नजर आने लगती है। ठीक है जी। ओके। अच्छा, इसके बाद कल हमने गाउस लॉ लिखा था डी के लिए, राइट? तो ऐसा करते हैं कि उसकी एक मिसाल जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को काफी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसकी हमने अभी तक कोई एग्जाम्पल नहीं देखी, प्रॉब्लम नहीं हमने कोई ऐसा देखा। तो लेट्स से यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करते हैं, एंड द प्रॉब्लम इज दिस, कि आपके पास एक मेटल स्फीयर है जिसके ऊपर कुछ चार्ज है क्यू। सो लेट्स से ये मेरा मेटल स्फीयर है, और इस स्फीयर के ऊपर कुछ चार्ज है क्यू, और इस स्फीयर का एक रेडियस है, यानी सेंटर से जो इसका फासला है वो ए के बराबर है। तो ये एक मेटल स्फीयर है, ठीक है, दिस इज अ मेटालिक स्फीयर। और इस मेटालिक स्फीयर के ऊपर हमने क्या किया है, एक शीट चढ़ा दी है किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। मिसाल आप यूं ले लें कि जैसे आपके पास एक एल्यूमिनियम की का गोला है, और उसको आपने एक प्लास्टिक के अंदर रैप कर दिया है। तो उस तरह की कोई ये एग्जांपल है। तो यानी इसके बाहर जो है अम, एक और स्फीयर है जो कि एक शेल की फॉर्म में है, स्फेरिकल शेल की फॉर्म में। मतलब ये कि इसकी जो ये सिर्फ इतना हिस्सा है जो उसमें कवर करता है, और ये जो ब्लू वाला हिस्सा मैंने बनाया है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक। और मुझे इसकी परमिटिविटी भी लेट से बता दी गई है कि इसकी परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन है। ठीक है, तो मेटल स्फीयर है, ग्रीन वाला जो है वो मेटल स्फीयर है, और ये जो है इसकी इसका जो रेडियस है फ्रॉम द सेंटर वो बी के बराबर है। और अब मुझे ये कहा जा रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो ये है जी प्रॉब्लम। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको पता है कि अगर आपने वी फाइंड करना है, तो वी फाइंड करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड कर लें तो उससे आप वी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए, अब चूंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो हम मैंने बताया था कि जब भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा तो क्या होगा कि जहां कहीं कोई फ्री चार्ज है, ये जो क्यू है, ठीक है, ये जो क्यू है ये बेसिकली फ्री चार्ज है। इस फ्री चार्ज की वजह से अ, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके बाहर और अंदर या और स्फीयर के ऊपर भी बाउंड चार्ज अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो वो बाउंड चार्ज अगर आपको मालूम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए आपको बाउंड चार्ज मालूम होना चाहिए, और बाउंड चार्ज मालूम करने के लिए आपको उस मटेरियल की पोलराइजेशन मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप पोलराइजेशन आपको दे दी जाए, पता चल जाए,
तो आप उससे बाउंड चार्ज निकाल सकते हैं, बाउंड चार्ज दे दिया जाए तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। एक तो ये रास्ता है। लेकिन दूसरा रास्ता इस प्रॉब्लम को देखते ही मुझे नजर आ रहा है, वो ये कि इस प्रॉब्लम के अंदर स्फेरिकल सिमेट्री पाई जाती है, और हमारा ये फर्स्ट टूल यही होता है कि जहां कहीं स्फेरिकल सिमेट्री पाई जाएगी हम गाउसेस लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री आई आई वांट टू अप्लाई गाउसेस लॉ। अच्छा, अब गॉसेस लॉ हमने किसके ऊपर अप्लाई करना है? तो उसके लिए हम अब इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की तरफ चलते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की के ऊपर, जो गाउसेस लॉ की इक्वेशन थी, अगर आपको याद हो, डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर आई थिंक हम रो एफ लिखते थे, और अगर हम इसको इंटीग्रल फॉर्म के अंदर देखें तो बाय गाउसियस थ्योरम दिस वाज डी डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एफ। यही फॉर्म थी ना, अगर मुझे एग्जैक्टली exactly याद है तो। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये निकालना चाहते हैं डी, तो आप सिंपली एक स्मॉल एरिया लें डी ए, जो कि इस केस के अंदर जाहिर है कि जो सफियर का रेडियस है उसके साथ मिला के आप उसका स्मॉल एरिया ले सकते हैं, और जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो दैट विल जस्ट सिंपली गिव यू 4 पाई आर स्क्वायर। तो वहां से अगर मैं डी निकालूं तो दैट विल बी इक्वल टू क्यू एफ ओवर 4 पाई आर स्क्वायर। और चूंकि ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो अलोंग द आर वेक्टर होगी। यहाँ पे आर मैंने कोई रैंडम वेक्टर लिया है, ठीक है ना, ये आर से मुराद यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे मैंने कोई वेक्टर लिया है, और एंड देन आई जस्ट अप्लाइड दी गाउस लॉ फॉर डी। लेकिन याद रहे कि ये वाला जो फार्मूला मैंने लगाया है दिस इज ओनली वैलिड आउटसाइड द स्फीयर, क्योंकि जो बाउंड चार्जेस हैं और जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होगा वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर होगा। सो दिस इज ओनली फॉर आर ग्रेटर देन ए। मतलब ये कि ये जो ब्लू रीजन मैंने यहाँ पे बनाया है सिर्फ उस रीजन के अंदर ये इक्वेशन वैलिड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वहीं पे डिफाइन हुआ है, वहीं पे पोलराइजेशन वगैरह हुई है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज किया किसी ने यहाँ पे? चैट में था कि एक्सप्लेन बाउंड चार्ज। तो बाउंड चार्ज कल हमने देखा था, कल वाला लेक्चर को अगर आप दोबारा जाके देखें वहां पे हमने काफी इस पे डिस्कशन की थी। तो बाउंड चार्ज बेसिकली ये होता है कि जब भी कोई मटेरियल है उसको आप पोलराइज करते हैं, तो पोलराइजेशन के नतीजे में उसकी सरफेस और उसके वॉल्यूम के अंदर कुछ चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाता है, एंड दैट चार्ज इज बाउंड चार्ज। उसको बाउंड चार्ज इसलिए के बोलते हैं कि वो हमने नहीं रखा, वो कोई फ्री चार्ज नहीं है, वो किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में हिस्सा नहीं डालता। एनीवेज, तो अगर आपके पास डी आ गया है तो इस डी को आप इस्तेमाल करके जो है वो आप ई निकाल सकते हैं। और अब चूंकि आपको उसने दी हुई है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर दिया हो तो आप लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन ई। तो देखें, मैंने एप्सिलॉन नॉट नहीं डाला, मैंने एप्सिलॉन डाला है, ठीक है, क्योंकि ये गिवन डाइलेक्ट्रिक गिवन परमिटिविटी है फॉर दैट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो ये एप्सिलॉन ई आ गया। और अब अगर आप इसको इसको लिखें तो यानी ई निकालें इसकी बेस के ऊपर, जो थोड़ा सा इसके अंदर आपको ज़ाहिर है कि काम करना पड़ेगा, बट यू कैन इजीली सी दैट योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू। अब इसको डिफरेंट रीजन्स के अंदर हम डिफाइन करेंगे। पहली बात तो ये कि जैसे मैंने पहले बोला कि ये स्फीयर के अंदर आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देगा, तो आर लेस देन ए वाली जो जो कंडीशन है उसमें तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। लेकिन आर ग्रेटर देन ए में फिर दो रीजन आ जाते हैं। एक सरफेस यहाँ पे है जो यहाँ से शुरू होती है आर इज इक्वल टू ए से और बी वाले रेडियस तक जाती है, ठीक है। और फिर एक सरफेस वो है जो आर इज इक्वल टू बी से शुरू होती है और वो इन्फिनिटी तक जाती है बाहर। तो हम इन दो रीजन्स के अंदर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो
अगर आप अजीब, कोई कोई बोल रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही। किसी का कोई सवाल था? मुझे आवाज नहीं आई। शुड आई कंटिन्यू? ओके। Yes, sir. Continue. Yes. ये काइंडली मुझे ना साथ साथ बताते रहा करें, मुझे फिर मैं जाहिर है कि चैट नहीं देख रहा तो मुझे पता नहीं चलता कि किसी ने हैंड रेज किया है या कोई सवाल कर रहा है या क्या चीज़ है। सो एनीवेज, रिलेशन आपके सामने है। इसी रिलेशन को हम अगर इस्तेमाल करें तो इस केस में चूंकि आपका फ्री चार्ज जो है वो गिवन है विच इज जस्ट क्यू, तो मैं वही क्यू यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। और चूंकि साथ हमें डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी को अप्लाई करना है, तो वो हिस्सा जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मौजूद है, जो कि ये ब्लू वाला रीजन है, इस ब्लू वाले रीजन को मैं लिखूंगा ए से लेके बी तक का रीजन। तो इसमें जो परमिटिविटी है वो डिफरेंट होगी, और जो बी की सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक जो सारा वैक्यूम है उसकी परमिटिविटी डिफरेंट होगी। तो बस यही फर्क आएगा यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के दरमियान। तो एक में आप लगाएंगे एप्सिलॉन और उसी तरह से आर स्क्वायर, और ये रीजन कौन सा बनेगा? ये ए से बी तक का रीजन बनेगा, यानी ए से ग्रेटर और बी से लेस। मतलब ये कि विद इन डाइलेक्ट्रिक वाला रीजन ये बनेगा। और दूसरा रीजन जो है वो बी से फिर ऊपर, यानी वैक्यूम के अंदर जो जा रहा है सरफेस, वो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, एंड देन आर स्क्वायर आर हैट, और इसके लिए मैं लिखूंगा आर ग्रेटर देन बी। मतलब ये कि ये इन्फिनिटी तक जहां तक भी वैक्यूम है ये उसके ऊपर वैलिड होगा। इज दैट क्लियर? तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया है तो फिर मैं पोटेंशियल भी निकाल सकता हूँ। पोटेंशियल चूंकि पूछा गया था, और चूंकि मुझे ये पूछा गया था कि पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो इसका मतलब है कि मैं दूसरा पॉइंट जहां मर्जी ले लूं। और सबसे कन्वीनियंट यही होता है कि दूसरा पॉइंट आप इन्फिनिटी पे ले लें, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सिंपली आसान हो जाता है निकालना। सो वी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही होती है कि इट इज एन लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और लिमिट्स में पुट करूंगा कि मैं इन्फिनिटी से स्टार्ट करता हूँ और मैं सेंटर ऑफ द स्फीयर तक जाता हूँ, तो जिसका मतलब है कि मेरा आर जो है वहां पे जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे आई थिंक एक नेगेटिव साइन आता है, वो जो नेगेटिव ग्रेडियंट है उसकी वजह से। एंड देन अगर आप चाहें तो इस रीजन को तीन हिस्सों में अब आप डिवाइड करेंगे। आप इन्फिनिटी से बी जाएं, ठीक है, तो आपके पास एक रीजन आ जाएगा। मैं यहाँ पे अब खाली जगह छोड़ रहा हूँ, आप खुद फिल कर सकते हैं। और फिर आप बी से ए वाले रीजन पे जाएं जो कि डाइलेक्ट्रिक वाला रीजन है। चले मैं लिख ही देता हूँ वैल्यू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू ओवर 4 पाई। अब ये चूंकि इन्फिनिटी से बी तक है, मतलब ये कि ये वैक्यूम में है, तो यहाँ पे जो परमिटिविटी आएगी वो फ्री यार स्पेस। यासी ने सर यासी के मैसेज देखे, मैंने तो आज देखा है, एक मीटिंग थी, सारे अच्छे खासे भड़के हुए। एंड देन आर हैट, और फिर दूसरा जो रीजन आएगा वो बी से ए के दरमियान होगा। ये होगा विद इन डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। क्योंकि ये विद इन डाइलेक्ट्रिक है, तो विद इन डाइलेक्ट्रिक आपको आपकी परमिटिविटी वही होगी जो डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी है। सो एप्सिलॉन आर स्क्वायर। एंड देन एक रीजन आएगा विच इज आर फ्रॉम आर टू जीरो, लेकिन चूंकि आपको पहले ही पता है कि वहां पे पोलराइजेशन जीरो है, तो इस वजह से वहां पे आपका जो पोटेंशियल है वो भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहें तो ये मतलब -0 लिख लें आप उसको, तो वो लिखें या ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा कि ये हमने ट्रेडिशनल जो मेथड था, जो हमने चैप्टर 3 वगैरह में सीखा, वो लगा के हमने ये पोटेंशियल निकाला है। जिसके लिए हमने क्या किया? हमने पहले
इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के लिए गाउस लॉ इस्तेमाल किया जो कि फ्री चार्ज पर डिपेंड करता है। फिर हमने लीनियर डाइलेक्ट्रिक की जो इक्वेशन थी वो इस्तेमाल की और उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने जो है वो अपना पोटेंशियल फाइंड आउट किया। ये फाइनल रिजल्ट नहीं है बट यू कैन कैलकुलेट द रेस्ट, ठीक है ना। अब ये सिर्फ इंटीग्रेशन है और ये सारी इंटीग्रेशन आर कोऑर्डिनेट के ऊपर हो रही है। मैंने लिखा नहीं है लेकिन आई थिंक इट्स अंडरस्टूड। तो आर कोऑर्डिनेट पे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? इज दैट क्लियर? ये एग्जांपल सिर्फ ये बता रही थी कि आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को। यानी जिस तरह आप गाउस लॉ लगाते थे जस्ट वैक्यूम के अंदर, अब उसी तरह से आप गाउस लॉ अप्लाई कर सकते हैं मटेरियल्स के अंदर भी। बस ये है कि वहां पे आपको जो परमिटिविटी है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मटेरियल का वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ता है। अच्छा, अम, ठीक है। इसके बाद कल हमने ये बात कर ली थी कि कर्ल जो होता है, कि जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी चीज नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक रियल चार्ज, सोर्स चार्ज पर कूलम लॉ के नतीजे में सामने आता है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐसा कोई सोर्स मौजूद नहीं है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का कर्ल जीरो हो ये लाजमी नहीं होता। इसको समझाने के लिए एक मिसाल ये है, यानी ये बात समझाने के लिए कि जो डेल क्रॉस ई जीरो होता है लेकिन डेल क्रॉस डी जीरो नहीं होता ऑलवेज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्ज करें आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और उसकी परमिटिविटी मुझे दी गई है एप्सिलॉन, ठीक है। अब मुझे पता है कि इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक बाउंड्री है जिस बाउंड्री के बाहर जो है वैक्यूम है, ठीक है। बाकी सारी जो इसके बाहर जो सारा रीजन है दैट इज जस्ट वैक्यूम। तो वैक्यूम के अंदर जो परमिटिविटी होगी वो मुझे पता है कि दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो बाउंड्री है दिस इज वेरी स्पेशल, और यहीं पे वो बाउंड चार्जेस अपीयर होते हैं ना जो पहले मैं बात कर रहा था। बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाउंड्री के ऊपर क्या हो रहा है कि आप एक तरह की परमिटिविटी से दूसरी तरह की परमिटिविटी में एंटर हो रहे हैं। एक रीजन, एक तरह के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से दूसरे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में दाखिल हो रहे हैं, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो मैं बोल रहा हूँ फ्री स्पेस को, जिसकी परमिटिविटी जो है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वन होता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर एक डिसकंटिन्यूटी है जिसकी वजह से पोलराइजेशन के अंदर भी डिसकंटिन्यूटी आती है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पर एक लेट से यहाँ पे मैं अगर एक बॉक्स फर्ज कर लूँ छोटा सा, लेट से मेरे पास एक ऐसा रीजन है, ये जो ग्रीन वाला रीजन है, और इस ग्रीन वाले रीजन के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जो है वो फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, जीरो होने का मतलब क्या होता है कि ई डॉट डी एल जो होता है, अगर मैं उसको इंटीग्रेट करूं ओवर द होल रीजन दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स में हमने ये जो चीज लाइन इंटीग्रल की सीखी हुई है। तो जिसका मतलब ये है कि अगर मैं ये चारों सरफेसेस, चारों लाइंस के ऊपर क्लोज लूप ले लूं ई डॉट डी एल का, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब होता है कि कर्ल ऑफ ई जीरो होगा। लेकिन जब आप यही काम डेल क्रॉस डी के साथ करने चाहेंगे तो फिर क्या होगा? आपको पता है कि जो डी की डेफिनेशन थी उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बल्कि उसके अंदर पोलराइजेशन भी पाई जाती है। तो डेल क्रॉस डी निकालने के लिए भी आप उसी तरह का लाइन इंटीग्रल बना सकते हैं जी, डी डॉट डी एल लिख लें इसको। लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपको साथ पोलराइजेशन से वास्ता पड़ेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है अब ये। और अभी मैंने आपको बताया कि चूंकि हमारा ये जो रीजन है मैंने फर्ज किया हुआ है ग्रीन वाला, ये
इसका आधा हिस्सा बाउंड्री के अंदर है और आधा हिस्सा बाउंड्री के बाहर है। ये जो बाउंड्री थी दो मटेरियल्स की, जिसमें एक डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी है और एक फ्री स्पेस परमिटिविटी है, तो इसकी बाउंड्री उसके अंदर से गुजर रही है। जिसका मतलब ये है कि इस रीजन में ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे पोलराइजेशन जीरो है, लेकिन इसके जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे पोलराइजेशन जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला हिस्सा है वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, पोलराइज मटेरियल के अंदर है। वहां पे जो जितना भी मटेरियल आएगा वो छोटे छोटे डाइपोल्स बनाएगा एंड दैट विल गिव यू पोलराइजेशन। तो इसका मतलब है कि अब जब मैं इसका लाइन इंटीग्रल लूंगा तो अब अगेन उसी तरह से आप इसको चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आप ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अलग अलग, अगर आपको पोलराइजेशन पता है डाइलेक्ट्रिक की, तो यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। लेकिन जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, कर्ल की बात कर रहा हूँ, सॉरी, ये जो लाइन इंटीग्रल है, जब आप इन साइडों पे जाएंगे तो यहाँ पे आपकी जो पोलराइजेशन है उसमें एक डिसकंटिन्यूटी है। और वो डिसकंटिन्यूटी इस तरह की नजर आ रही है कि अंदर नॉन जीरो और बाहर जीरो। इस तरह का जो फंक्शन होता है इसको आइडियली हम बोलते हैं स्टेप फंक्शन। दिस इज बेसिकली अ स्टेप फंक्शन, कि अंदर उसकी एक वैल्यू है और बाहर एक वैल्यू है। मतलब स्टेप फंक्शन इस तरह का होता है कि अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रा करूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं आर ले लूं, आर से मुराद मेरी वो रेंज है, डिस्टेंस है, और मैं पोलराइजेशन को प्लॉट करूं, तो मेरा पोलराइजेशन का जो प्लॉट होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब है कि जो भी बाउंड्री है यहाँ पे आपने डिफाइन की है बाउंड्री, उस बाउंड्री के अंदर एक स्टेप फंक्शन बनना है। स्टेप फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज अ डेल्टा फंक्शन। ठीक है, तो अगर आप डेरिवेटिव लें स्टेप फंक्शन का, और डेरिवेटिव आपको क्यों लेना पड़ेगा? बिकॉज डेल डॉट पी गिव्स यू दी बाउंड चार्जेस, राइट। अगर आपको याद हो, हमने कल डिफाइन किया था कि डाइवर्जेंस ऑफ पी जो है वो आपको वॉल्यूम बाउंड चार्ज देती है। तो बाउंड चार्ज निकालने के लिए, और बाउंड चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बाउंड चार्ज की भी कंट्रीब्यूशन मौजूद होती है। तो इसलिए आपको बाउंड चार्ज निकालना ही पड़ता है। तो उसके लिए आपको डाइवर्जेंस लेनी ही पड़ती है, विच मीन्स कि आपको डेरिवेटिव लेना ही पड़ता है। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो दैट विल ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब यह है कि वो इन्फिनिट हो जाएगा। स्टेप फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो डेल्टा फंक्शन होता है, दैट विल ब्लो अप। इसका मतलब है कि बाउंड चार्ज, यानी इंफिनिटीज डोंट एग्जिस्ट, फिजिकल इंफिनिटीज डोंट एग्जिस्ट, राइट। हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर हैं। तो जिसका मतलब है कि आई कैन नॉट फाइंड द कर्ल ऑफ डी, और आई कैन नॉट फाइंड द लाइन इंटीग्रल ऑफ डी इन दीज टू रीजन्स। और अगर आप ये नहीं निकाल सकते, आपका इंटीग्रल जो है ब्लो अप कर रहा है, तो जब आप टोटल सम लेंगे दैट विल ऑल्सो ब्लो अप, वो भी इन्फिनिट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप डेल क्रॉस डी जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये एक एक तरह की मिसाल है जिसके साथ आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है दैट इज नॉट जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगरचे हमने यहाँ पे यूज उसको ऐसे ही किया है जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस को यूज करते थे, गॉसेस लॉ को यूज करते थे, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टिल इट इज नॉट द सेम थिंग। एनी क्वेश्चन ऑन दिस वन? इस पे मैंने काफी ज्यादा टाइम लगा दिया बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसके बाद आगे ये जो मैंने काय डिफाइन किया था, दोबारा मैं रिलेशन लिख देता हूँ। P इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने इस तरह से डिफाइन किया था। यहाँ पे हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि E और P वेक्टर्स हैं और आपका मटेरियल बहुत सिंपल है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिसमें डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर डिफरेंट पोलराइजेशंस पाई जाती हैं, यानी पोलराइजेशन यूनिफॉर्म नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन होती है। ऐसे मटेरियल जिनमें नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन होती है उनकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो बेसिकली ससेप्टेबिलिटी टेंसर में तब्दील हो जाती है, जिसको आप यूं लिख सकते हैं काय आई जे। आई जे का मतलब ये है कि वो तीन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी आई और जे से मेरी मुराद है एक्स वाई जी, सॉरी। और जेनेरिक केसेस के अंदर इसको बोला जाता है ससेप्टेबिलिटी टेंसर। टेंसर के नाम से फिलहाल घबराएं ना आप, ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये एक
3x3 मैट्रिक्स है, मतलब 9 एलिमेंट्स का मैट्रिक्स है जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे कोई एक्स एक्स कंपोनेंट होगा, कोई एक्स वाई कंपोनेंट होगा, कोई वाई जी कंपोनेंट होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे इसके, तो इसका मतलब है कि डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर पोलराइजेशन जो है वो डिफरेंट है। तो ये जेनेरिक केस होता है, लेकिन अगेन अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर हम जो है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीजों को, और हम बिल्कुल सिंपल जो वेक्टर एनालिसिस है उसी से काम चला लेते हैं। ओके, अच्छा, ये एक चीज होगी। इसके बाद एक और चीज देखते हैं कैपेसिटर के हवाले से। कैपेसिटर का आप लोगों ने जिक्र सुना हुआ है, एफएससी में आप सबने पढ़ा होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या चीज होती है कि आपके पास दो प्लेट्स हैं। ठीक है, और एक प्लेट के ऊपर आपने कांस्टेंट पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, और दूसरी के ऊपर आपने कांस्टेंट नेगेटिव चार्ज अप्लाई किया हुआ है, और उसके दरमियान एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पाया जाता है, और उसकी वजह से उसकी कोई कैपेसिटेंस बनती है। एंड कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज क्यू ओवर वी, वेयर वी जो है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, एंड क्यू जो होता है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, ये इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस को। और अगर मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका फार्मूला मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को याद होगा। सी, और दैट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ठीक है, वेयर डी इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, और ए जो है वो एरिया ऑफ वन ऑफ द प्लेट होता है। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका ये होता है। अच्छा, आप गौर करेंगे इन प्लेट्स के दरमियान चूंकि हमने वैक्यूम लिया होता है। ठीक है, इन इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई मटेरियल नहीं है, तो इसमें वैक्यूम होने की वजह से हम जब इसकी कैपेसिटेंस लिखते थे तो हम एप्सिलॉन नॉट डालते थे। लेकिन अगर आप कोई ऐसा मटेरियल इसके दरमियान रख दें, तो जो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, कंडक्टिंग मटेरियल नहीं आप रखेंगे, कंडक्टिंग रखेंगे फिर तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक शीट या मटेरियल रख देता हूँ तो क्या होगा, उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की कोई ना कोई परमिटिविटी भी होगी एप्सिलॉन नॉट। तो अब मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं एप्सिलॉन नॉट की जगह पे, और इस सी को समटाइम्स लोग सी वैक्यूम भी लिख देते हैं क्योंकि ये वैक्यूम के लिए कैलकुलेट किया था। तो सी मीडियम या सी डाइलेक्ट्रिक जैसे भी आप लिखना चाहें, दैट विल बी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, और उसके साथ आपके पास एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, जिसका मतलब है कि सी मीडियम या सी डाइलेक्ट्रिक विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन आर टाइम्स सी वैक्यूम। तो ये रिलेशन आपने एफएससी में देखा होता है, और उसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी आपने की होती है। अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि चूंकि ये जो एक मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक, इसके अंदर अगेन इसको आपने किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा है। इस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड था कैपेसिटर का फील्ड, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस मटेरियल को पोलराइज करना है। जो नेगेटिव चार्ज है वो इसकी एक सतह के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। चलिए मैं ड्रा कर देता हूँ थोड़ा सा। सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, बाउंड चार्ज की बात कर रहा हूँ, और पॉजिटिव बाउंड चार्ज जो है वो दूसरी प्लेट की तरफ भाग जाएगा, वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, और इस बाउंड चार्ज की वजह से पोलराइजेशन बनेगी, और इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर पैदा हो जाएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जबकि ये जो बाहर वाला था, चले मैं इसको रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दैट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के दरमियान मुकाबला होता है, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाता है क्योंकि बोथ आर अपोजिंग ईच अदर। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वैक्यूम के अंदर, वो एप्सिलॉन टाइम्स कम हो जाएगा मीडियम के अंदर, राइट। जो वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था ई वैक्यूम, और मैंने उसके अंदर कैपेसिटर में जब एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा,
तो एप्सिलॉन गुना ही हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो गया, और उस नए इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई मीडियम बोलता हूँ। और उस ई मीडियम के कम होने की वजह से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के रिड्यूस होने की वजह से, जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के दरमियान कम हो जाता है और पीछे से आपने कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, तो इस पोटेंशियल को कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ पे मोर चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। जब मोर चार्ज एक्यूमुलेट होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मोर कैपेसिटेंस बन जाएगी, बिकॉज कैपेसिटेंस कहते ही एबिलिटी टू स्टोर चार्ज या एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी को कहते हैं ना। तो जितना ज्यादा आप चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो ये एक स्टैंडर्ड सी इसकी एक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन उसके पीछे जो है बेसिकली इक्वेशंस जो हैं वो वही लीनियर डाइलेक्ट्रिक की इक्वेशंस काम कर रही होती हैं। ठीक है। सो दैट इज हाउ डाइलेक्ट्रिक। सो डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहा है यहाँ पे, कंक्लूजन के तौर पे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल reduces the नेट फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो जहां कहीं भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा उसके अंदर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करेगा, उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर देगा तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो उस जगह पे इक्वल वोल्टेज रखने के लिए या इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस रखने के लिए ऑटोमेटिकली चार्ज ज्यादा डिपॉजिट होगा। और ये चार्ज आएगा कहाँ से, बाय द वे? अभी मैंने बात की कि जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा इस रीजन में, लेकिन वोल्टेज सेम रहना चाहिए, तो वोल्टेज को सेम रखने के लिए इन प्लेटों के ऊपर मजीद चार्ज आना शुरू हो जाएगा। तो चार्ज तो क्रिएट ही नहीं किया जा सकता, तो वो चार्ज कहाँ से आ रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज? एनीबॉडी? अगर आप चाहते हैं कि V कांस्टेंट रहे तो Q जो है वो बढ़ना पड़ेगा, और वो Q कहाँ से आएगा? याद रहे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ग्रीन वाले आपको चार्जेस नजर आ रहे हैं ना आपके डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ये बाउंड चार्जेस हैं। ठीक है। यानी ग्रीन वाले जो हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो, दे आर बाउंड चार्जेस। और जो व्हाइट वाले हैं जो बाहर मैंने प्लेटों पे बनाए थे, दे आर फ्री चार्जेस। तो ये फर्क दोनों में रखना है आपने। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि बाउंड चार्ज तो आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो डाइलेक्ट्रिक है, वो तो आपने एक गत्ता रखा हुआ है समझ लें कैपेसिटर के अंदर। तो फ्री चार्ज जो है वो बढ़ता है पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखने के लिए। माई क्वेश्चन इज वो फ्री चार्ज कहाँ से आएगा? चार्ज तो क्रिएट नहीं किया जा सकता, तो फ्री चार्ज कहाँ से आता है? एनीबॉडी? सर फ्री चार्ज गालिबन उस चार्ज को तो नहीं कह रहे जो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर हमने स्टोर किया हुआ है? फ्री चार्ज वही है, और मैंने क्यू चार्ज स्टोर किया था, अब मैंने उसमें डाइलेक्ट्रिक रख दिया। डाइलेक्ट्रिक ने मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस किया, जिसकी वजह से मजीद चार्ज उस पर आना चाहेगा ताकि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहे। तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि मजीद फ्री चार्ज कहाँ से आ रहा है, एक्स्ट्रा फ्री चार्ज कहाँ से आ रहा है? अगर तो सर बैटरी अटैच की हुई है तो बैटरी मजीद चार्ज डिपॉजिट कर देगी। अगर बैटरी एग्जैक्टली, अटैच नहीं की हुई तो बिकॉज फिर फ्री यस जी। यस यस, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। बैटरी के अंदर भी अगर एनर्जी होगी, यानी चार्ज बैटरी लगाई होगी, तभी वो चार्ज डिपॉजिट कर सकेगी, वरना आपका कैपेसिटर जो है वो आपको ज्यादा कैपेसिटेंस नहीं दे पाएगा। तो दैट्स अ गुड आंसर। तो फ्री चार्ज जो है, इट कैन फ्लोट फ्रॉम बैटरी टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, क्योंकि ये जो चार्ज यहाँ पे आपने स्टोर किया था वो किसी बैटरी के थ्रू ही किया था। तो दैट वाज द आंसर। ओके। और क्या बात करनी है मुझे इसमें? बाउंड्री कंडीशंस के हवाले से मैंने आपसे जिक्र कर दिया था। आई डोंट नो कि वो दोबारा उस पर बात करने की जरूरत है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स पे। व्हाट एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी।
सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि कैपेसिटर में जो लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स है, कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, तो हमारे पास एक हिसाब से बेस्ट ऑप्शन जो है वो लीनियर डाइलेक्ट्रिक बनते हैं। तो जो नॉन लीनियर डाइलेक्ट्रिक है उनकी क्या एप्लीकेशन? नॉन लीनियर डायलैक्ट्रिक्स की क्या एप्लीकेशन है? इस वक्त तो जी मेरे सर। माइंड में कुछ ऐसा नहीं है। हर मटेरियल इन अ सेंस नॉन लीनियर ही होता है। लीनियरिटी सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन होती है जो कैलकुलेशन करने के लिए ली जाती है। एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आपको नॉन लीनियरिटी ही मिलती है अक्सर। लीनियर समझ लें कि एक अप्रोक्सीमेशन ही होती है, तो रियल वर्ल्ड एक्चुअली नॉन लीनियर ही है। असल दुनिया जो है वो, असल मटेरियल जो भी डायलैक्ट्रिक आप यूज करें, आप उसको कह लीनियर इसलिए रहे हैं कि आप कैलकुलेशन लीनियर रजीम के अंदर कर रहे हैं। मतलब आपने अप्रोक्सीमेशन ली हुई है कि जो नॉन लीनियर टर्म्स हैं वो वीक हैं, और लीनियर टर्म लेने से आप जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं या जो पोटेंशियल निकालते हैं, फिर आप उसको एक्सपेरिमेंट में मेजर करते हैं तो बड़ा क्लोज होता है आंसर के, लेकिन वो एग्जैक्ट आंसर नहीं देता। एग्जैक्ट आंसर के लिए तो आपको, अगर आप ज्यादा डीपली सोचें तो आपको इन्फिनिट टर्म्स लेनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप सेकंड ऑर्डर भी ले लें, थर्ड ऑर्डर भी ले लें, तो आपको आपको नजर आता है कि वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है। तो मैं आई थिंक ये इन जनरल डिपेंड करता है कि हाउ एक्यूरेट हाउ एक्यूरेट रिजल्ट्स यू वांट। तो फिर आप मोर टर्म्स उसके अंदर ऐड करते हैं। ये थ्योरेटिकल आंसर मैं दे रहा हूँ। अगेन, आई हैव नो एग्जांपल, नो एप्लीकेशन इन माय माइंड राइट नाउ। सर मैं असल में कहना चाह रहा था कि हमें एक ऐसे मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इजीली वो पोलराइज हो जाए। तो वो तो जाहिर सी बात है कि लीनियर डाइलेक्ट्रिक की जो है वो इजीली पोलराइज होते हैं, तो फिर नॉन लीनियर की मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं पड़े, या कोई और किसी और डोमेन में उसकी वो application। देखें, जो डाइलेक्ट्रिक, जो परमिटिविटी हमने डिफाइन की है, जो आपको एप्सिलॉन का फैक्टर नजर आ रहा था ई के साथ, जब आप हायर ऑर्डर टर्म्स के ऊपर जाएंगे, नॉन लीनियर टर्म्स के अंदर जाएंगे, वहां पे भी आपको ये परमिटिविटी की टर्म्स मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लीनियर के साथ एक कांस्टेंट आया है तो हम उसी को स्टडी करी जा रहे हैं। तो जाहिर है वहां पे कुछ और होगा। अगेन, मैंने नॉन लीनियर मटेरियल स्टडी नहीं किए हुए, सो आई हैव नो आइडिया कि वो लोग उसको क्या कहते हैं। लेकिन आई एम प्रिटी मच श्योर कि जो नॉन लीनियर टर्म्स होती हैं उनके अपने कोएफिशिएंट्स होते हैं, और उनमें भी ये जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका रोल होता है। नॉर्मल लाइफ के अंदर, जैसा मैंने बताया था कि डिफरेंट मटेरियल जो हैं उनकी स्ट्रेंथ डिफरेंट है, पोलराइजेशन स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। तो वो तो डिपेंड करता है। इवन अगर आप लीनियर डायलैक्ट्रिक्स भी ले लें तो तमाम मटेरियल एक जैसे नहीं है। किसी का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, किसी का 80 है, किसी का 100 है, किसी का 4 है, किसी का 5 है, एटसेट्रा। तो वो तो उसके अंदर भी रेंज पूरी पाई जाती है। उसके लिए आप नॉन लीनियर में जाने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट मटेरियल्स इवन इन लीनियर डायलैक्ट्रिक्स, अगर आप लीनियर रहना चाहते हैं तो उसमें भी दे हैव डिफरेंट डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट्स। ओके, सो सर एक क्वेश्चन है, यस। ऑडियंस से क्वेश्चन है कि जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका प्लेट्स पे कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता है? उससे उसका टच होने से कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता है? एम आई राइट? टच होने से, इन अ सेंस, अगर आप एक मटेरियल लें जो कि वैक्यूम के अंदर बैठा हुआ है और उसको आप पोलराइज करें, तो वो उसकी भी सरफेस जो है वो टच हो रही है ना वैक्यूम के साथ, जो मैंने डिसकंटिन्यूटी की बात की थी। तो टच तो वहां पे भी हो रहा है। लेकिन अगर आप एक आप तार ले लें जिसके अंदर करंट गुजर रहा है, और उस तार के दो सिरे हैं, उसके साथ या कोई कोई मटेरियल मेटल है, ठीक है, जिसमें से करंट गुजर रहा है, उसके साथ अगर आप प्लास्टिक लगाते हैं तो क्या होता है? मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अगर आपके पास एक कॉपर वायर है और उसके ऊपर आपने इंसुलेशन की हुई है, तो वो इंसुलेशन अंदर कॉपर के साथ टच हो रही होती है, तो वो क्या करती है, क्या उसका असर होता है? तो बस वही असर जो है वो आई थिंक डाइलेक्ट्रिक का होगा, अगर वो टच करता है प्लेट्स को।
और आई थिंक जो कैपेसिटर होते हैं उनके अंदर वो इट डजेंट मैटर कि वो उनके दरमियान कितनी स्पेस है कितनी नहीं है, दे आर ऑलरेडी टचिंग, ठीक है ना, वो टच ही कर रहे होते हैं। क्योंकि जो हमारी सारी, अगेन जो मैंने गॉसेस लॉ लिखा था, मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, हमारी सारी गेम जो है ना वो फ्री चार्जेस के साथ है। डेल डॉट डी भी अगर आप लिखें तो दैट इज इक्वल टू फ्री चार्ज डेंसिटी। तो बाउंड चार्जेस का तो काम ही खत्म हो गया ना उसके अंदर। और जो डाइलेक्ट्रिक की मटेरियल की सरफेस के ऊपर चार्ज आया हुआ है, दैट इज जस्ट दी बाउंड चार्ज। अच्छा, यहाँ पे एक मुझे याद आ गई बात, ग्रिफिथ ने बड़ी मजे की बात की है, क्योंकि ग्रिफिथ कभी कभी इस तरह के स्टेटमेंट्स देता है जरा एग्जैजरेट करने वाली। इसमें उसने कहा है कि सरफेस चार्ज भी असल में कोई चीज नहीं होती, सारा चार्ज वॉल्यूम चार्ज ही होता है, ठीक है। क्योंकि जो सरफेस जिस चीज को आप कह रहे हैं वो भी बेसिकली एक थिन शीट होती है, एक इंतहाई पतला रीजन जो है उसको आप सरफेस बोल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिकली अंदर जाके देखें, जूम इन करके देखें मटेरियल की सरफेस को, तो वहां पे भी आपको लाखों करोड़ों जो है वो डायपोल्स नजर आएंगे। सो सो टच जो है ना वो कोई ऐसी ऐसी टर्म नहीं है फिजिक्स के अंदर कि जो आप इस्तेमाल कर सकें। सो इट्स ऑल अबाउट लाइक बाउंड वॉल्यूम, बाउंड चार्ज या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट्स ऑल वॉल्यूम गोइंग फ्रॉम वन वॉल्यूम टू अनदर। जो ही आप डाइलेक्ट्रिक की सरफेस से बाहर निकलते हैं तो बेसिकली एक डिसकंटिन्यूटी आती है। मतलब ये कि वो जो बाउंड चार्जेस थे जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर थे, दे आर नो लॉन्गर बाउंड चार्जेस, ठीक है। उसके बाहर अगर आप एक मेटल लगा देंगे तो वो फ्री चार्जेस होगा। अगर आप उसके अंदर एक मेटल रख देंगे, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर आप एक मेटल रख देंगे, तो दैट विल आल्सो बी सिमिलर सिचुएशन कि जो फ्री चार्ज होगा वो उस मेटालिक सरफेस के ऊपर, उस कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर आएगा। एक और जगह पे ग्रिफिथ ने डाइलेक्ट्रिक के लिए टर्म यूज की है कि ये वो है, क्या बोलते हैं उसको, ये इम्परफेक्ट कंडक्टर। उसने ये इस्तेलाह इस्तेमाल की है ग्रिफिथ ने एक जगह पे, ठीक है। तो ये भी उसने एक डेफिनेशन लिखी है डाइलेक्ट्रिक की, कि होता वो भी बेसिकली कंडक्टर ही है, लेकिन चूंकि उसकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है तो इसलिए हम उसको इम्परफेक्ट कंडक्टर कहते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? सर एक और सवाल है बेसिक का। चलें ठीक है, मेरे अभी दो टॉपिक्स रहते हैं, मुख्तसर सवाल है तो कर लें आप, फिर मैंने आगे बढ़ना है। सर ये जो परमिटिविटी है ये पोलराइजेशन से रिलेटेड चीज है। तो वैक्यूम में तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होता, तो उसकी परमिटिविटी हम कैसे डिफाइन करते हैं? वैक्यूम तो पोलराइज नहीं होता। मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया, काइंडली दोबारा बताइएगा। अ, सर ये जो परमिटिविटी है हम्म ये पोलराइजेशन से रिलेटेड है। तो हम्म। वैक्यूम में तो कोई मटेरियल नहीं होता, तो उसमें पोलराइजेशन भी नहीं होती है। तो हाँ जी, हम पोलराइजेशन जीरो वैक्यूम, होती है वैक्यूम में। हाँ तो वैक्यूम की परमिटिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसकी परमिटिविटी किस वजह से होती है? उसकी परमिटिविटी किस वजह से होती है? जी सर। हाँ, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। सो इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है, लेकिन माइकल फैराडे जब काम कर रहा था लाइंस ऑफ फोर्सेस के ऊपर, तो उसके माइंड में भी यही क्वेश्चन आया था। तो उसमें उसने ये सोचा था कि फर्ज करेंगे मैं पूरी कायनात को एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर दूं, तो उसकी परमिटिविटी क्या होगी। तो वहां से ये फिर एप्सिलॉन नॉट आया, जिसको बाद में मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशंस में भी यूज किया स्पीड ऑफ लाइट को डिफाइन करने के लिए। तो बाकी इसकी हिस्ट्री है। लेकिन आई थिंक इसकी रीजन ये दी जा सकती है बिकॉज देर आर, पुराने दौर की बात है, अगेन हिस्ट्री की बात है, तो अब मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन उस वक्त ये सोचा जाता था कि वैक्यूम एग्जिस्ट नहीं करता, देर इज नो सच थिंग एज वैक्यूम। तो सारी कायनात जो है ना, सारी स्पेस जो है वो किसी ना किसी मटेरियल से भरी हुई होगी। तो वो जो मटेरियल था उसको उस वक्त में ईथर बोलते थे, तो उसके लिए उन्होंने डिफाइन किया था एप्सिलॉन नॉट, और ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड भी था। और लोग समझते थे शायद इसकी रीजन रीजन जो है वो ईथर है। लेकिन बाद में फिर जब मैक्सवेल की इक्वेशंस आई और एक्सपेरिमेंट्स हुए, पता चला कि वैक्यूम वाकई एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से अब उसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोला जाता है। बल्कि
क्या होगा, फर्ज करें, चले थॉट एक्सपेरिमेंट के लिए फर्ज करें कि ऑल स्पेस इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक, और मैं कोई स्पेसिफिक डायलेक्ट, देखिए डायलेक्ट्रिक से आपके जेहन में अगर कोई चीज आ रही है ना प्लास्टिक टाइप की, तो ये कंसेप्ट ठीक नहीं है। ठीक है, डायलेक्ट्रिक से मुराद ये है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रहा है थ्रू समथिंग, और वो समथिंग जो है दैट कैन बी अ मटेरियल एंड दैट कैन बी अ वैक्यूम। इन दोनों के लिए एक ही आप इस्तेलाह इस्तेमाल कर सकते हैं डायलैक्ट्रिक की। लेकिन बाद में जाके फिर वही बात है कि हिस्ट्री में जाके फिर ये डायलैक्ट्रिक को इंसुलेटर के लिए यूज करते हैं। किसी ने क्वेश्चन भी किया था क्या फर्क होता है, कोई फर्क नहीं होता डायलैक्ट्रिक और इंसुलेटर के अंदर, एक ही चीज के दो नाम रखे हुए हैं। तो ये इस्तेलाहात होती हैं। लेकिन अगर आप ये ज्यूम कर लें ऑल स्पेस इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक, तो क्या होगा, चलिए इमेजिन करते हैं। क्योंकि ये मैं इमेजिन करवाना चाह रहा हूं आपसे, जस्ट इमेजिन कि आपकी पूरी स्पेस एक डाइलेक्ट्रिक से फुल हुई हुई है, तो और उस स्पेस के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होगा। मैंने लिखा है ऊपर वैसे आंसर इसका। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता, फर्ज करें कि पहले वैक्यूम था और आप पूरी स्पेस को आपने एक डाइलेक्ट्रिक से भर दिया है, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्पेस। इसका आंसर आप लीनियर डायलैक्ट्रिक्स में मैंने ऊपर दिया है, आप वहीं से देख सकते हैं। व्हाट विल हैपन, ऑल स्पेस। सो बेसिकली आपका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने वैक्यूम में डिफाइन किया था, बेसिकली आप उसके साथ वो जो भी डाइलेक्ट्रिक आपने कांस्टेंट एप्सिलॉन आर से पूरी स्पेस को भरा है, उसी हिसाब से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम का है वो डिके कर जाएगा। इज दैट करेक्ट, ये बात समझ में आई। तो इसके नतीजे में क्या होगा चले, मैं आपको 1-2 मिनट इसलिए दे रहा हूं कि आप सोचें इसके ऊपर। और अगेन मैं यहाँ पे लीनियर डाइलेक्ट्रिक ले रहा हूँ, लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और चले ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि वो होमोजेनस भी है। होमोजेनस का मतलब है कि हर जगह मतलब एक जैसा ही है, उसकी डेंसिटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा आपको, आपका जो वैक्यूम का फील्ड है वो, यानी अगर कुछ ना होता, अगर डाइलेक्ट्रिक ना होता तो वैक्यूम होता है ना, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर जाता। ठीक है, तो अब फर्ज करें कि मैंने वो सारा डाइलेक्ट्रिक जिससे स्पेस भरी हुई थी वो मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट की तरफ मैं ले जाना चाह रहा हूँ, रिमूव ऑल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फ्रॉम स्पेस। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आप इस एप्सिलॉन आर को किसी और एप्सिलॉन के साथ रिप्लेस करना चाहेंगे ना। जाहिर है कि अब चीज बदल गई, पहले डाइलेक्ट्रिक से भरी हुई थी स्पेस, अब नहीं है। तो ये जो चीज है दैट इज द परमिटिविटी ऑफ एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन ऑल स्पेस, इस तरह कह लें इसको। तो इसके लिए हम यहाँ पे जीरो लगा लेते हैं। जीरो का मतलब या ओ लगाने का मतलब है कि कुछ नहीं है, वहां पे कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। ये वो एप्सिलॉन नॉट है जिसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है, और इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, -12 में है। तो 10⁻⁻12 आपको पता है कितना स्मॉल नंबर होता है, विच इज वेरी क्लोज टू जीरो। ठीक है ना, हमारे पास अगर 0.00000 आप लगाते जाएं तो आप इसको रफली जीरो ही बोलते हैं ना, इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू। अब इसकी फिजिकली मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि
कि अगर कोई नॉन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर थी, वो अगर स्पेस उससे अगर ना भरी हो, तो फिर स्पेस को पोलराइज करने के लिए जो स्ट्रेंथ दरकार है वो स्ट्रेंथ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, और वो इतनी स्मॉल है 10⁻12 दैट यू कैन इजीली पोलराइज इट। ठीक है, तो इन अ सेंस आप वहां पे भी पोलराइजेशन डिफाइन कर रहे होते हैं, बट दैट इज जस्ट अ वैक्यूम, मतलब कोई नॉन मटेरियल नहीं है, ना उसकी कोई यूजफुलनेस है, सोचने के लिए, इमेजिनेशन के लिए एक अच्छी चीज है। बट मेन लेसन जो है वो वही रहेगा जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था। कुछ भी हो जाए, कोई भी रीजन आ जाए, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाता है जब वहां पे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ जाता है। अब कितना था पहले और कितने से रिड्यूस हुआ, ये वो चीज है जिसको हम आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से जो है वो समझ लें कि आप डिफाइन कर देते हैं। ओके, मेरे पास टाइम बहुत कम रह चुका है और मैंने अभी एक टॉपिक भी कंप्लीट नहीं किया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। बहुत सी और भी चीजें हैं, लेकिन आप लोगों के अच्छे सवाल हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। चले, एनर्जी ऑफ द एनर्जी, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो उसमें जो एनर्जी होती है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं, उसका फार्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है। अगेन उसकी डेरिवेशन आई थिंक करने की जरूरत नहीं है। सो एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक सिस्टम्स। तो इन जनरल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर एक जनरल सा फार्मूला हमने पहले बनाया था कि कभी भी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में वर्क डिफाइन करना हो तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय 2, एंड देन आप इसको लिखते हैं ई स्क्वायर डी टाउ। दिस इज द जेनेरिक फार्मूला फॉर वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक आ जाए और इसमें हमने ये अज्यूम किया था, लेट्स से कैपेसिटर की मिसाल ही अगर आप ले लें, तो कैपेसिटर पे मिसाल के तौर पे आप डिफाइन करते हैं या डिराइव करते होते हैं अक्सर, वर्क इक्वल होता है हाफ सी वी स्क्वायर, वेयर सी इज यूजली द कैपेसिटेंस, और अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लें तो दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन और टाइम्स सी वैक्यूम। ओके, तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक नहीं रखेंगे तो वो डाइलेक्ट्रिक के बगैर कैपेसिटेंस आएगी और वो वर्क डन चेंज हो जाएगा। तो लेकिन अगर आप इस फार्मूले को जनरलाइज अब करना चाहते हैं फॉर डाइलेक्ट्रिक्स, तो जैसे मैंने यहाँ पे सी को रिप्लेस किया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स वैक्यूम के साथ, यानी उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया था, तो यहाँ पे भी आप यही काम करेंगे कि जो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है उसको आप एप्सिलॉन के साथ रिप्लेस कर देंगे। सो W विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय 2, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बिकम एप्सिलॉन r E square d term, राइट। एंड देन अगर आप यूज करें d इक्वल्स एप्सिलॉन E, तो दिस विल बिकम 1/2 इंटीग्रेशन ओवर d डॉट E d term। सो दैट इज द वर्क डन इन डाइलेक्ट्रिक सिस्टम्स। ठीक है, अब इसकी अगर आप डेरिवेशन करना चाहें तो आप मुख्तलिफ किताबों में देख सकते हैं, आपको इसकी डेरिवेशन मिल जाएगी। दिस इज द वर्क डन। अब इस वर्क को एक्सप्लेन कैसे किया जाए। अगर आप लोगों को याद हो तो जब हमने ये वर्क की डेफिनेशन लिखी थी, तो ये वर्क की डेफिनेशन इस तरह थी कि फर्ज करें आपके पास कुछ भी नहीं है वैक्यूम में, और फिर आप पहला चार्ज ला के वहां पे रख देते हैं। जब आप पहला चार्ज लेके आते हैं तो चूंकि पहले चार्ज की मुखालफत कोई नहीं हो रही हुई, कोई उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, कोई रिपल नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर कोई चार्ज, कोई फोर्स नहीं आपको लगानी पड़ती। लेकिन नाउ लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक चार्ज पड़ा हुआ है पहले से, और उस एक चार्ज के पास आप एक दूसरा चार्ज ला के स्टोर करना चाहते हैं, उसी जगह पे रखना चाहते हैं, उसी वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर रखना चाहते हैं। तो पहला चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा,
तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा अगेंस्ट दैट फोर्स। फर्ज कर लेंगे अगर आप पॉजिटिव चार्ज के पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज ला के रखना चाहते हैं तो वो रिपेल करेगा और आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगा के उसको वहां पे रखना पड़ेगा। फिर तीसरा चार्ज लाएं, फिर चौथा लाएं, जितना ज्यादा चार्ज लाते जाएंगे उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। थोड़ी देर के बाद आपके पास चार्जेस की एक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बनाने में आपने जितनी एनर्जी लगाई है वो एनर्जी उस सिस्टम के अंदर स्टोर हो चुकी होती है एज द एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये वो फार्मूला था जैसे जिसे आपने यहाँ पे बनाया था। अब यही काम एग्जैक्टली यही इंटरप्रिटेशन आप उठा के डाइलेक्ट्रिक में भी लगा सकते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि आपके पास एक फर्ज करें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर आप कुछ फ्री चार्ज जो है वो लाना चाहते हैं, इसके ऊपर कुछ फ्री चार्ज आप इसके ऊपर लाना चाहते हैं। तो उस फ्री चार्ज को लाने के लिए अगेन वही वाली लॉजिक इस्तेमाल होगी। क्या होगा, सो लेट्स से मैं कोई फ्री चार्ज यहाँ पे लाता हूँ तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल चूंकि कंडक्टर नहीं है तो उसके अंदर चार्ज फ्लो तो नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के करीब ये चार्ज पड़ा है तो क्या करेगा, ये जो डाइलेक्ट्रिक के अपने डायपोल्स हैं उनको फॉर्म करेगा, या अगर वो डायपोल्स पहले से बने हुए हैं उनको रोटेट करेगा, या अगर डायपोल्स नहीं बने हुए तो डायपोल्स बना देगा और एक बाउंड चार्ज जो है वो इसके ऊपर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ये हमने पहले भी बात की थी कि फर्स्ट करें मेरे पास ये जो क्यू एफ है ये पॉजिटिव चार्ज है, फ्री चार्ज जो है ये फ्री पॉजिटिव चार्ज में ट्रांसलेट करते हैं। तो फ्री पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, वो नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्जेस दूसरी तरफ रिपेल हो जाएंगे उससे, जिसकी वजह से आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर बाउंड चार्जेस अपीयर हो जाते हैं, राइट, सिग्मा बी और रो बी जो होते हैं। और उसकी वजह से एक पोलराइजेशन भी, यानी छोटे छोटे डायपोल्स बन जाएंगे और एक पोलराइजेशन भी इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर पैदा हो जाएगी। जस्ट सेकंड। सो इस पोलराइजेशन वेक्टर को मैं पी का नाम देता हूँ। अब याद याद रखें कि हर मटेरियल जो है वो एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं या ये जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट एटम्स बॉन्ड्स बना के जुड़े होते हैं। एटम्स के अंदर भी ऐसे ही है, जैसे क्रिस्टल्स होते हैं उनमें बॉन्ड्स होते हैं, मटेरियल के अंदर भी डिफरेंट एटम्स के बॉन्ड्स होते हैं। तो इन सो लेट्स से मेरे पास दो एटम्स हैं और वो आपस में जुड़े हुए हैं, या एक मॉलिक्यूल है उसके साथ दो एटम जुड़े हुए हैं। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड है, फिजिक्स के अंदर हम उस बॉन्ड को एक स्प्रिंग के तौर पे मॉडल कर सकते हैं। ये मैं मॉडल कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है मटेरियल के अंदर जब मैं एक फ्री चार्ज इसके ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ। तो ये बिल्कुल एक क्लासिकल मैकेनिक्स का प्रॉब्लम बन गया है कि जिसमें दो मासेज हैं और उनके दरमियान एक स्प्रिंग है। तो होता ये है कि लेट से ये वाला पॉजिटिव चार्ज था और ये वाला नेगेटिव चार्ज था। ये मैंने डायपोल बनाया है बाय द वे, डायपोल भी आप इसको बोल सकते हैं, या दो एटम्स हैं उनके दरमियान भी ये फोर्स हो सकती है। मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल के एटम्स हैं उनके दरमियान फोर्स हो सकती है। दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर चार्जेस हैं उनको आप मॉडल कर सकते हैं एज अ स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है। तो क्या होगा कि जब मैं अपना क्यू चार्ज इसके पास लाना चाहूंगा तो ये इसको धक्का मारेगा, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस मॉलिक्यूल को कंप्रेस करना चाह रहा है। अभी मैं फर्ज कर रहा हूँ कि ये मैंने फिक्स किया हुआ है एक जगह पे, जिसके बदले में ये जो स्प्रिंग है ये अपने आप को स्ट्रेच करना चाहेगा। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग की फोर्स आ जाएगी, एफ के समझ लें उसको, ठीक है। तो उन दोनों फोर्सेस का आपस में मुकाबला होगा और थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम आएगा और आपके मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ और फ्री चार्ज आप अब लाना चाह रहे हैं, ये पहला फ्री चार्ज था, तो ये कुछ एनर्जी थी जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर स्टोर हो गई। फिर आप दूसरा फ्री चार्ज लाएं, तीसरा फ्री चार्ज लाएं, चौथा लाएं, तो जितने ज्यादा चार्जेस आप लाते जाएंगे उसी हिसाब से आपका जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए जो एनर्जी है वो खर्च करते जाएंगे, और वो एनर्जी जो है वो है जिसको हम बोल रहे हैं स्टोर्ड एज द वर्क डन इन द डाइलेक्ट्रिक सिस्टम। दैट इज दिस वर्क, ठीक है। इसी वजह से आपको यहाँ पे दो कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं इस वर्क में,
इलेक्ट्रिक फील्ड भी है विच इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन, और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी है। डिस्प्लेसमेंट से मेरी मुराद ये डिस्प्लेसमेंट भी आप ले सकते हैं कि जो पोलराइज मटेरियल के अंदर चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है। तो उस वजह से उस सारे प्रोसेस के नतीजे में ओवर द वॉल्यूम जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऑन एवरेज ये 1/2 एवरेज की वजह से आ रहा होता है, यू विल गेट द वर्क डन और एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइलेक्ट्रिक। तो ये इसकी एक सादा सी एक्सप्लेनेशन है। अगेन एग्जैक्टली कैसे होता है हमें नहीं पता, माइक्रोस्कोपिकली क्या हो रहा होता है, वी डोंट नो। ठीक है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम फिजिसिस्ट बस इसको किसी तरीके से इस तरह स्प्रिंग स्प्रिंग बना के मॉडल बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एंड देन हम वो एनर्जी जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, अच्छा इसके बाद आखिर पे जैसे आपने वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स डिफाइन की थी, यहाँ पे आप डाइलेक्ट्रिक के ऊपर भी फोर्सेस जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। अगेन आप बेसिकली क्या करेंगे कि लेट से फोर्स का कंसेप्ट सिर्फ देने के लिए कि ये किस तरह से आप फोर्सेस इन डाइलेक्ट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। अगेन इसकी तफसीलात के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। ये एक एक क्वेश्चन के ऊपर, एक एक प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो समझ लें एक एक लेक्चर बनता है पूरा। तो 1.5 घंटे के अंदर आई कैन नॉट कवर एवरीथिंग। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये फास्ट है मुझे पता है, और चूंकि एक रिफ्रेशर कोर्स है, आप लोगों ने चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं, तो आई शुड नॉट गो इनटू वेरी मच डिटेल्स। सिर्फ एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो मकसद है। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं फोर्स को एज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक बैटरी लो है तो मैं चार्जिंग लगा लूँ। ऑर्गेनाइजर क्या मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने आज 10-15 मिनट लेट शुरू किया है। Yes, sir. You can use. चलो ठीक है जी, शुक्रिया। ओके, तो ये फोर्स की सिंपल डेफिनेशन है, और ये वही मॉडल जो मैंने ऊपर लगाया था ना, ये वाला, उसी मॉडल से ये डेफिनेशन आ रही है कि अगर आप मॉडल इस तरह करें कि जब आप फ्री चार्जेस करीब लाते हैं डाइलेक्ट्रिक के, तो उनके ऊपर फोर्स लगती है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स हैं वो अपने आप को रिलैक्स करते हैं। तो दैट फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रिलैक्स द एटम। ठीक है, दोबारा मैं ये कह रहा हूँ कि लेट से ये वाला मॉलिक्यूल या एटम इधर से इधर मूव किया है dx डिस्प्लेसमेंट, तो जो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई है, फोर्स बाय मी, दैट इज प्लस। तो अगर आप फोर्स बाय स्प्रिंग देखेंगे एफ के, दैट विल बी अपोजिट टू मी, एक्शन एंड रिएक्शन वाली बात है। सो दैट विल बी माइनस ऑफ डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स। तो अगर आप वर्क डन कैलकुलेट कर ले तो वहां से आप फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और जिस चीज को फोर्स एंड डाइलेक्ट्रिक कहा जा रहा है, वो बेसिकली उसका ओरिजिन वही है कि आप जब फ्री चार्जेस को लाते हैं डाइलेक्ट्रिक के पास या उसके ऊपर या उसके करीब, तो उसके नतीजे में डाइलेक्ट्रिक के अपने जो माइक्रोस्कोपिक डाइपोल्स हैं या मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं, उनके अंदर जो भी मोशन होती है, जो भी डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, और वो फिर अपने आप को रिलैक्स करते हैं, क्योंकि हम उस रजीम के अंदर हैं जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला है। मतलब ये कि हम मोशन में चार्जेस को नहीं ले रहे फिलहाल। ठीक है, वो अगेन एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। एटम्स आर नेवर एट रेस्ट, मॉलिक्यूल्स आर नेवर एट रेस्ट। क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें बता दिया 0 पॉइंट एनर्जी होती है, नथिंग कैन बी एट एब्सोल्यूट रेस्ट। तो अभी वो सारी चीजें हम इग्नोर कर रहे हैं, हम बिल्कुल आज से 100-150 साल पहले की फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी, तो उस क्लासिकल मॉडल को समझने के लिए, क्लासिकली और स्टैटिक चार्जेस को समझने के लिए, ये जो स्प्रिंग मॉडल है ये बड़ा अच्छा मॉडल है।
जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक एक प्रॉब्लम भी था जिसको मैं चाह रहा था कि करूं, लेकिन बट दिस विल टेक मोर टाइम। आई थिंक आई विल स्टॉप हियर नाउ। ये बेसिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय ग्रिफिथ्स जो बुक है, उसका ये 4th चैप्टर था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर को स्टडी किया है। सो अभी तक का सिंथेसिस हमारा ये है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने स्टडी की। जस्ट मैं थोड़ा सा रिव्यू और समराइज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मेन प्रॉब्लम क्या था कि आपने किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का फील्ड मालूम करना है। ऑफ अ स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आप इसको कह लें। और उसके लिए फिर हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको निकालने के डिफरेंट तरीके हैं। आप उसको फोर्स से भी निकाल सकते हैं, कूलम फोर्स है, कूलम लॉ लगा के और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करके। लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब आपके पास एक से ज्यादा चार्जेस होते हैं। दूसरा मेथड हमने देखा था गाउसेस लॉ का, कि आप गाउसेस लॉ अप्लाई करके भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और ये सारा कुछ वैक्यूम के अंदर हो रहा था। फिर पोटेंशियल मेथड आ गया, कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, इस तरह से आप पोटेंशियल निकाल लें, जो कि स्केलर क्वांटिटी है और आसान है निकालनी। फिर इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हमने पढ़ी, जिसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, अ, और मेथड ऑफ इमेजेस है। लेकिन ये अप्लाई होते हैं लैप्लास इक्वेशन के ऊपर, विच इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ पॉइसन इक्वेशन, ठीक है। तो दैट वाज चैप्टर 3, 2 एंड 3। एंड देन फिर हम चैप्टर 4 के अंदर मटेरियल मैटर के अंदर घुस गए, और हमारा क्वेश्चन वही रहा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मैटर, जिसके अंदर फिर हमने स्टडी किया है अभी तक पोलराइजेशन को, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, और एक बार फिर गॉसेस लॉ हमने स्टडी किया, बट दिस टाइम ये था गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। फिर हमने लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स जो है उसको स्टडी किया है आज, जिसमें फिर अगेन वर्क निकालना, फोर्स निकालना, एंड सो ऑन सो ऑन। तो ये सारा जो काम हमने किया है अभी तक, ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कल और परसों के जो 2 हमारे लेक्चर होंगे, उसमें हम अब आगे की तरफ चलेंगे, विच इज द मैग्नेटोस्टैटिक्स। यानी अभी तक का जितना भी काम था उसमें चार्जेस रेस्ट पे थे, लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक चार्ज की नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक करंट की। और करंट जो होता है वो तभी प्रोड्यूस होता है जब चार्जेस में मोशन आती है। तो आप मूविंग चार्जेस को बेसिकली हम स्टडी करना शुरू करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि मूविंग चार्जेस के अंदर भी 2 तरह की चीजें पाई जाती हैं, 2 तरह की सॉरी कंडीशंस पाई जा सकती हैं। कि जब कोई चीज मूव करती है, आपको पता है ना, ये आपने न्यूटन लॉज में मैकेनिक्स में पढ़ा है, कि जब भी किसी चीज की कोई वेलोसिटी होती है तो वो 2 तरह की हो सकती है। वो यूनिफॉर्म हो सकती है या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है या वेरिएबल हो सकती है। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि करंट की भी 2 हालतें हो सकती हैं। या तो करंट स्टेडी करंट होता है, या फिर नॉन स्टेडी करंट होता है। अगर स्टेडी करंट आप इस्तेमाल करें और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा हो, तो दैट इज द ब्रांच ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। और फिर अगर आपका जो करंट है वो भी वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा हो, वेरिएबल हो, तो फिर वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स बन जाती है। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स के 2 चैप्टर्स के अंदर बेसिकली आप यही काम करेंगे जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया। एक चैप्टर के अंदर आप वैक्यूम की मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, और फिर अगले चैप्टर के अंदर आप मैटर की अंदर मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। यानी अगर मैटर हो तो फिर वहां पे मैग्नेटोस्टैटिक्स के रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं। जब ये सारा सेट तैयार हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक्स का, देन यू मूव ऑन टू नॉन स्टेडी करंट्स, जो कि फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ आपको ले जाते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे मैं अब स्टॉप करूंगा। लास्ट पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, एंड देन आई विल फिनिश द मीटिंग।
कि किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? चैट में देख लो। चैट में देख ली नहीं है। सर चैट में क्वेश्चन है। मेरे ख्याल है वो लंबा सा सवाल है, उन्हें बता दें वैसे कि कल फिर इस पे थोड़ी सी बात कल फिर इस पे थोड़ी सी बात हो जाएगी। नेक्स्ट आप अपना चलें, ठीक। ठीक है। चलें डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह आपने फिर एक दफा ओवरव्यू दे दिया है सारा, और नेक्स्ट भी बता दिया है कि आप मैग्नेटोस्टैटिक्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर जी, योर बहुत टाइम। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।